गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय रेजोमेक्स डिवीजन की तरफ से आपके लिए वापस से लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर सेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीक में कौन कौन सी इवेंट्स हुए हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल और मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ ही आप हमारे रेजोमेक्स के यूट्यूब चैनल्स में आप हमारे गिरधर सर हैं जो डीएनए को फॉलो करते हैं, डेली न्यूज एनालिसिस आप उनको देख सकते हैं, द हिंदी डिस्कशन वो करते हैं, और राजेंद्र सर वोकैब सेशन करते हैं, और हमारे नरेश सर है जो मैथ्स के एप्टीट्यूड टीचर हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, और हमारे देवेश सर और रीजनिंग के हमारे मनीष सर, उनकी वीडियो सब अवेलेबल हैं। तो सारा कंटेंट आपके पास मिलेगा यूट्यूब के चैनल पर, रेजोमेक्स ऑफिशियल चैनल है हमारा। तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं, लेट्स बिगिन नाउ। पहला हम देखेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 की रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है और ये क्यों इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। तो इसको यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड प्रोग्राम ने इसको पब्लिश किया है, यूएनईपी। आप मेरे साथ एक नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप रजिस्टर बनाइए मेरे साथ में और ये सब चीज़ें नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी केरला पीसीएससी हो, आप कहीं से भी इसको, ये सब कंटेंट है, आप इसको नोट करते रखेंगे तो आपके पास एक कंटेंट रहेगा, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप नोट कीजिए मेरे साथ में ये सब। और इसकी थीम पूछता है आपसे कि ये तो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट यूएनईपी ने पब्लिश करी है, इसकी फुल फॉर्म और लिख देता हूं मैं। यूनाइटेड नेशंस थोड़ा सा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी थीम आप देखेंगे, बैंड द ट्रेंड pathways to livable planet as resources use spikes। तो ये आपसे पूछेगा कि यूएनईपी में रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट, इसकी थीम है। तो यूपीएससी एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, एफकेट में ये आपसे पूछ सकता है कि इस बार की जो ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक की जो थीम थी वो क्या थी। तो आप इसको लिख लीजिए। सर रिकॉर्डिंग में बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल प्लांट है, कोल टू मिथेनॉल प्लांट है। वो कहां पर ओपन अप हुआ है, हैदराबाद में। तेलंगाना स्टेट है इसका। तो भारत का पहला कोल टू मिथेनॉल प्लांट कहां पे ओपन हुआ है, हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर। और इंपॉर्टेंट एक है, एशिया का बिगेस्ट बायो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, वो कहां पर ओपन हुआ है, इंदौर में। इंदौर आप जानते ही हैं भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है इंदौर के अंदर में। तो वहाँ पे इतना बढ़िया जो नगर पालिका है वहाँ की, उसका नगर निगम के तब प्रॉपर तरीके से एक
अरेंजमेंट है, मीन्स वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पे, और ड्राई कचरा होता है और वेट कचरा होता है, और इसको अलग तरीके से वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। और आप जानते हैं वहाँ पे कुछ भी गंदगी फैलाने के लिए प्रॉपर तरीके से फाइन वगैरह भी लगता है। तो ये एक हमारी जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे कहीं भी अपने अपने शहर के अंदर भी हम कहीं कचरा ना करें और उसको नीट एंड क्लीन रखें। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कहते हैं ना जो वर्कर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सफाई के लिए, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम अपने आसपास के परिवेश को एकदम स्वच्छ रखें, इससे एक अच्छा एक मैसेज जाए सोसाइटी के अंदर। तो आपको देख के फिर और भी सोसाइटी वाले वो भी एकदम क्लीन अप रखेंगे। और इसी तरीके से एक रैंकिंग स्टार्ट की गई है नीति आयोग द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में। इसमें इंदौर हमेशा 3 साल से लगातार फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर रहा है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया है, जागरूक किया है कि आप अपने शहरों को सफाई रखेंगे और इससे एक प्रॉपर तरीके से अच्छा एनवायरमेंट बनेगा। तो आप लिखिए इसको, इंदौर एमपी में। ये एग्जाम वनडे एग्जाम से डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे। बीपीएससी में हो गया, बिहार पुलिस में हो गया, और यूपी पुलिस में डायरेक्ट एग्जाम पूछेगा आपसे क्वेश्चन इस तरह के। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत का पहला कॉमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ है? ये कुछ स्किन प्रॉब्लम कर रही है आई थिंक। बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर ओपन हुआ है? खंडवा में, वो भी एमपी में ही है, इंदौर से आगे जगह पड़ती है खंडवा, वहाँ पर। तो खंडवा में आप जाइए तो ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाओगे आप, तो खंडवा वहाँ पे पड़ता है। तो वहाँ पे कॉमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट का ओपन शुरुआत हुई है, लिखिए इसको। भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है? पटना में। पटना कहाँ पर? बिहार में। तो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि, और बेसिकली देखो डॉल्फिन को कंजर्वेशन करने के लिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वहाँ पे ओपन हुआ है, और डॉल्फिन की एक सेंचुरी है कहाँ पर? भागलपुर में, बिहार के अंदर में। तो बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन हिट करता है कि डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है? भागलपुर में। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉल्फिन एक मछली होती है, और इसको प्रिजर्व करने के लिए ये पूछेगा किस अपेंडिक्स में आता है, इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल है। तो ये सारा स्टेटस मैं बताता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। यहाँ तक लिख लीजिए आप, थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम पहले गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और फ्रेश वाटर जहाँ पे होता है, ताज़ा पानी होता है, वहाँ पे पाई जाती है गंगेटिक डॉल्फिन। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे हम। प्रोटेक्शन स्टेटस में देखेंगे, ये IUCN पूछता है आपसे, ये एंडेंजर्ड है, मतलब ये विलुप्ति के कगार पर है, और ये हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी है इनका संरक्षण करें। और ये बेसिकली एक हमारा एक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके तहत ये शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आती हैं।
शेड्यूल फर्स्ट में आती हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्टली कि IUCN की किस स्टेटस में आती हैं, ये CDS में डायरेक्टली एग्जाम पूछेगा आपसे कि IUCN में एंडेंजर्ड में आती है, मीन्स ये विलुप्ति की कगार पर है। हमारा ये जिम्मेदारी है इनको प्रिजर्व किया जाए। और जो वाटर बॉडीज़ में देखा होगा अपना वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ को हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, उसकी एक मौलिक जिम्मेदारी होती है। जितने भी गंदा पानी जो बह रहा है नदियों के अंदर, यमुना देखिए आप, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, यमुना दिल्ली के अंदर नोएडा से निकलती है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का पूरा गंदा पानी इसमें मिल जाता है, पूरी नदी टॉक्सिक हो जाती है। उसमें जो नदी में मौजूद जलीय जीव हो जाते हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते और उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिक्रीज हो जाता है। ये बायो का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मतलब आप देखिए कि उनकी जो वाटर में मौजूद होता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो एकदम डिग्रेड हो जाती है और जलीय जीवों की संकट की स्थितियां इसकी वजह से हो रही हैं। किसकी वजह से? वाटर पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ का टॉक्सिक होना, इंडस्ट्रीज़ का गंदा गंदा पानी इसके अंदर गिरता है नदियों में, तो नदियों का पूरा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसी तरह से मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक हिंडन नदी है। हिंडन नदी आज के टाइम पे विलुप्त हो चुकी है क्योंकि वो एक नदी इतनी बेहतरीन नदी थी किसी टाइम पे, जब पर वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, तो इंडस्ट्रीज़ का पूरा गंदा पानी, नालों का पानी पूरा हिंडन नदी में आने लग गया। तो हिंडन नदी आज के टाइम पे पूरी खत्म हो चुकी है, काले नाले के अंदर तब्दील हो चुकी है। उसी तरह से यमुना नदी मथुरा तक तो पूरे काले नाले तक तब्दील हो चुकी है, पर आगे चल के वो गंगा में मिलके थोड़ा सा साफ पानी है उसका। पर ये हमारी सरकार की, भारतीय केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी है, इन पे प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाए और इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ये जलीय जीवों को एक नया जीवन मिल सके। इसकी कैपेबिलिटी, इसकी एक खासियत होती है, मैं लिखाता हूं आपको, ये अंधी होती हैं और ये शिकार करती हैं किसकी वजह से? अपने साथ में ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इकोहोलेशन। इकोलोकेशन, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके लिखिए, मतलब ये मछली अंधी होती है और जो अपनी ट्रांसमिट करती है, शिकार को देखती है, नेविगेट करती है, शिकार को लेना है तो ये इको प्रोड्यूस करती है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनके अंदर, तो उसको ट्रांसमिट करती है। इससे से रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट आता है डॉपलर इफेक्ट, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले इसको आप लिख लीजिए। देखिए, जैसे कोई भी ये रिसोर्स है और ये अपना इसने इको अल्ट्रावायलेट वेव्स को ट्रांसमिट किया और यहाँ पे कुछ भी है, सपोज करो सबमरीन्स है, यहाँ पर पनडुब्बी है, तो ये अल्ट्रा यूवी सिग्नल्स, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स उसको ट्रांसमिट करेगी। तो ये इस ऑब्जेक्ट, ये रिसोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो कोई भी सिग्नल इससे टकरा के इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस उल्टी दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स होते हैं। तो ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। साइंस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है जिसमें नेवी में, हमारे नेविगेशन में, किसी को नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। आप किसी भी दुश्मन की पनडुब्बी कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, उसका शिप का मूवमेंट का वो कहाँ पर हो रहा है, तो उसको हम पहले से आगाह हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। आप लिख लीजिए इसको। और जो हमारी डॉल्फिन है वो इसी पे वर्क करती है, इसी इफेक्ट पे वर्क करती है।
अगला देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। पहला लिया है इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जिसकी स्थापना 2021 में की गई थी इनको बचाने के लिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सेकंड है नेशनल डॉल्फिन डे भी बनाया जाता है ताकि इनको हम प्रिजर्व करें और इनकी इम्पोर्टेंस को सोसाइटी को बताएं, स्टूडेंट्स को बताएं। नेशनल डॉल्फिन डे जो 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। और थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो 2022 से लेकर 2047 तक जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के अंतर्गत किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। लिख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक गुड़गांव के अंदर एक कैफे के अंदर कुछ लोग गए थे, वहाँ पे डिनर किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सॉलिड का मतलब एक ड्राई आइस उन्होंने ली, उसके बाद उनके मुंह से खून निकलने लग गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या था और कौन सा वो केमिकल है, तो मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा आपको। उसको बोलते हैं बेटा ड्राई आइस। ड्राई आइस, इसको इसकी केमिस्ट्री की फॉर्म में ये बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। तो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये साइंस का एक कॉन्सेप्ट होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। और एग्जांपल मैं इसका देना चाहूंगा आपके लिए, कैम्फर। कपूर आपने देखा होगा, वो पिघलता नहीं है डायरेक्टली, वो सुगंधित निकलती है ना उसके अंदर से, तो वो एकदम कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैम्फर हो गया, कपूर। तो ये था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी, उन्होंने यूज कर ली थी वो नॉर्मल आइस समझ के, और उसकी वजह से वो एकदम से स्पार्क रिएक्शन होगी उनके चेहरे पे और उनसे ब्लड आने लग गया। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है बेसिकली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे खाद्य पदार्थ बनते हैं उनका प्रोसेसकरण किया जाता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में। यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी जो आइटम्स बनते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, पैकेजिंग करना, उसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इमरजेंसी मतलब मेडिकल एप्लियंसेस में यूज़ होता है इसका। और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में इसका यूज़ होता है। लिख लीजिए आप इसको। एक नई न्यूज़ स्पेस की मैं बताना चाहूँगा आपको। एक नया पोर्ट ओपन हुआ है, इसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम। और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, थुथुकोडी, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेगा ये नया इंटरनेशनल स्पेस पोर्ट है हमारा, ओपन हुआ है। थुथुकुडी में।
लिख लीजिए आप इसको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल्स करना, छोटे छोटे अंतरिक्ष प्रक्षेपास्त्र को लॉन्च करना इसका उद्देश्य है। स्पेस की एक न्यूज़ थी, ये पूछ लेगा आपसे इस, और पहले हमारा ऑलरेडी सतीश धवन स्पेस सेंटर है ही, और सेकंड नंबर पे ये है। नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे हम। आज हम डिस्क्राइब करेंगे मैपिंग के अंदर मैक्सिको के बारे में बताएंगे आपको। इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। इसकी पोजीशन देखेंगे जरा। ये यहाँ पर मैक्सिको है और ये यूएसए है और ये पैसिफिक ओशियन है, और ये यहाँ पर बेलिज है, ग्वाटेमाला जिसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका के बीच में ये मौजूद है मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड और नॉर्दर्न अमेरिका साउदर्न अमेरिका की बाउंड्री करते हैं ये, ठीक है। तो बीच में ये मिड में मौजूद है मैक्सिको। तो मैक्सिको सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको मैपिंग के अंदर बताना चाहूँगा कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम, की पॉइंट्स देखेंगे। ये यहाँ पर सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे मैं इस ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पर भूकंप जनित एक्टिविटी होती रहती है, एक्टिव वोल्केनिज्म और सीस्मिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी और भूकंप की एक्टिविटीज होती रहती हैं, सीस्मिक एक्टिविटी। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं मैक्सिको की? डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे कि मैक्सिको में कौन सी रिवर बहती है, खासकर यूपीपीसीएस में और एनडीए में ये क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। मेजर रिवर्स कौन सी हैं? रियो ग्रेनेडे रिवर, रियो ग्रेनेडे रिवर और कोलोराडो रिवर। अब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूरा रीजन पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर हमेशा भूकंप का उद्गार, ज्वालामुखी का उद्गार इस प्लेट में होता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी का रिसेंटली होते रहते हैं। तो मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो कहाँ कहाँ पर उद्गार होते हैं और किस कंट्री से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे यहाँ पर। डेजर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है मैक्सिको में? सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन रेगिस्तान यहाँ पर है। सोनोरन रेगिस्तान मौजूद है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक कौन कौन सी है यहाँ पर? तो वोल्कन, पिको डी ओरिजाबा, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है मैक्सिको के अंदर, वोल्कन, पिको डी ओरिजाबा।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिको सिटी इस टाइम पे न्यूज़ में क्यों है, हमने क्यों ये लिया। वर्ल्ड मैपिंग में आपको पूरा मैंने बता दिया, इसकी पोजीशन वगैरह, इसकी कैपिटल वगैरह और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अभी ये प्रेजेंट में किस टाइम से ये न्यूज़ में चल रहा है, और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डे 0 सिनेरियो चलाया जा रहा है। मीन्स की वाटर की जो यूजेज है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, पानी की उपलब्धता और उसका यूज़ हम करते हैं, वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसका एक सीमित मात्रा में उपयोग करना, इसका मतलब है डे 0 सिनेरियो, वाटर यूसेज के बारे में। रिस्ट्रिक्ट करना, सीमित मात्रा में जल उपयोग, हिंदी में बोले सीमित मात्रा में जल उपयोग। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। डे 0 सिनेरियो किस कंट्री ने मनाया जा रहा है, मैक्सिको के द्वारा मनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है कि सीमित मात्रा में जल उपयोग करना। अगली न्यूज़ लेंगे हम। स्पेसिफिक 0 कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान कहां पर एग्जीक्यूट हुआ है, नागपुर के अंदर। देखो बेसिकली मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उस मतलब क्या होता है इसका। स्पेसिफिक 0 कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स को प्रॉपर तरीके से ग्रीन फॉर्म में लेके आना। मतलब आप देखिए कि अभी रिसेंटली हम आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोस्टली हम सोलर रूफ का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल्स का हम इंस्टॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हम एक एनर्जी एफिशिएंट एक प्रोग्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। और हम साथ में आसपास कुछ हम देखा होगा, जापान में, चाइना में जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज होती हैं, तो उनकी रूफटॉप पे, उनकी गैलरी के अंदर वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाता है। उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और एक अच्छा हेल्पफुल इम्पैक्ट पड़ता है जो एम्प्लॉयज़ पे, जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं। तो इसी का एक उद्देश्य यही कि स्पेसिफिक 0 कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान बनाया गया है महाराष्ट्र के अंदर, और पहला सिटी है नागपुर जो इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने वाला है। आने वाले टाइम पे गुड़गांव के अंदर में, चंडीगढ़ में, जयपुर में और तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा जो आज के टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से ग्रीन एनवायरनमेंट मिलेगा और उसका उनसे मूड अच्छा होगा, और साथ में एक जो वर्क स्टाइल है वो इंप्रूव होगी। अगला देखेंगे हम, एक रिपोर्ट आई है वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये एक रिपोर्ट रिसेंटली में आई है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना। ये लिख लीजिए आप। हमारे भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं कि हमने लैंगिक समानता को एक समान रूप से दर्शाया गया है, तो मैं आपको वो भी चीज़ें लिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए
भारत में गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, द कोड ऑन वेजेस 2019, मतलब 2019 में मतलब कोड ऑन वेजेस मतलब इक्वल, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा इस कोड के द्वारा। ये आया था, एक लेबर लॉ है ये सारे। जिसको श्रम मंत्रालय प्रवर्तित करता है। सेकंड है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट। मैटरनिटी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वर्क प्लेस में उनको छुट्टी दी जाती है प्रॉपर तरीके से, और उसका प्रॉपर तरीके से वेतन भी दिया जाता है। तो इस एक्ट के द्वारा ये इंप्लीमेंट हुआ था, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसको लिख लीजिए आप। और तीसरा देखेंगे हम पॉस्को एक्ट, वर्क प्लेस में किसी वुमेन को हैरेस किया जाता है तो उसके प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाएगा। तो इस पॉस्को एक्ट के अंतर्गत होता है, वो 2013 में आया था ये। इसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, कानून है हमारे श्रम मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, जो बहुत हितकारी साबित हुए हैं जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में। इसको नोट कीजिए। अगली लेंगे हम फ्रांस, जो एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस की कैपिटल आप जानते ही हैं। ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आज, इमेज बहुत दिक्कत हो रही है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और ये पहला कंट्री है जिसने एबॉर्शन को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है इनको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एबॉर्शन को दिया गया है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन्स कौन कौन से हैं फ्रांस में? आल्प्स श्रेणी, जो आल्प्स के माउंटेन है, आल्प्स श्रेणी, और जूरा माउंटेन, जूरा पर्वत, और पेरिनीस पर्वत श्रृंखला है, जो फ्रांस स्पेन के बीच में मध्य है। तो फ्रांस यहाँ पर है बीच में, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर इसकी पोजीशन है यूरोपियन कंट्रीज में, पेरिनीस। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट माउंटेन्स है वहाँ पर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आल्प्स माउंटेन श्रेणी कहाँ पर मौजूद है? फ्रांस में मौजूद है। और माउंट ब्लांक
एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक ये माउंटेन की पर्वत श्रेणी, एक बहुत हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक। ये पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है। रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं यहाँ पर? सीन रिवर, सीन नदी, राइन नदी, ये दो नदियां वहां पे बहती हैं मुख्य रूप से। अब डिफेंस की एक न्यूज़ लेंगे हम। हाल ही में इंडियन नेवल शिप जटायु, उसका अनावरण हुआ है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है बेसिकली। तो ये क्या है, ये इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। तो आज के टाइम पे हमारा लक्षद्वीप है वो बहुत मुख्य रूप से टूरिज्म स्पॉट बनने वाला है। तो ये हमारे अरब सागर के अंदर में लक्षद्वीप के अंदर आईएनएस जटायु को वहाँ पर इंस्टॉल किया। इंडियन नेवी का शिप है, वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर करेगा यहाँ की जो भी टूरिज्म को डेवलपमेंट का प्रोजेक्शन काम हो चुका है स्टार्ट। तो टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए और आने वाले कोई भी आने वाला खतरा है जब जलीय सीमा के अंदर जो होगा उसकी पूरी निगरानी करेगा आईएनएस जटायु। और आज के टाइम पे हमने देखा होगा मालदीव पे हम फोकस कम कर रहे हैं, हमारे टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए हम लक्षद्वीप को ज़्यादा आगे प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो OFC केबल्स बिछाई जा रही हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सके नेट की। और साथ ही साथ वहाँ पे हर चीज़ को डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, और वहाँ के लोगों को गाइड किया जा रहा है। आप टूरिस्ट आएंगे तो उनको किस तरह से बिहेव करोगे, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एक डेवलपमेंट की आगे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। आईएनएस जटायु कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? लक्षद्वीप पर। अभी एक बैंकिंग न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए कि मोस्टली पूरे वर्ल्ड में जो करेंसीज होती है, रियाद होती हैं, डॉलर वगैरह का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बट हम अपने इंडियन रुपीज़ को आगे प्रोपोगेट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ के साथ में, जैसे दक्षिण एशियाई कंट्री है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के साथ में हमारी भारतीय करेंसी है रुपया, तो उनका हम एक्सचेंज करेंगे। इससे मीन्स हमारा जो मूवमेंट होगा करेंसी का अलग कंट्रीज़ में, और जो व्यापार होगा, सब चीज़ें होंगी, तो सब चीज़ें इससे इम्प्रूवमेंट, किससे? करेंसी में बहुत उछाल होगा और एक हमारे को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। तो आरबीआई ने रिसेंटली में इंडिया और इंडोनेशिया के साथ में मिलकर लोकल करेंसीज का यूज करने को बोला है। ये प्रोत्साहित करता है बायलैटरल ट्रांजैक्शन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है भारतीय रिजर्व बैंक का। इंडोनेशिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको? इंडोनेशिया एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पर पूरा दक्षिण पूर्व एशिया है, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं इसको। और इसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, इसके 5 मेन आइलैंड्स हैं। जो आपने न्यूज़ में काफ़ी सुने भी होंगे। ये आज प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा।
मैं वापस से लिखता हूँ। मेजर आइलैंड्स देखेंगे इसके। इससे पहला आता है हमारा सुमात्रा। ये आपने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा नाम इनका। सुमात्रा, जावा सुमात्रा, कालीमंथन, सुलावेसी, और पपुआ। पपुआ न्यू गिनी कंट्री भी है अलग से, छोटा सा, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, वो इसी का पार्ट है। छोटे छोटे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं आपस में, इंडोनेशिया के अंदर हैं सारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए इसको। और यहाँ पर भी है ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, मतलब यहाँ पर भी भूकंपीय ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। ये सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यहाँ पर, सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यहाँ पर। भूकंप ज्वालामुखी का उद्गार यहाँ पर होता रहता है। अगला हम पढ़ेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। हिस्ट्री का पार्ट है ये एक। जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। और ये पहले सीएम थे, कहाँ के? यूपी के, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे ये। इन्होंने मुख्य आंदोलन जिसमें असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलनों में पार्ट किया था। इनके नाम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, पंत विश्वविद्यालय हरिद्वार में और कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे इनके नाम पे बनाई गई हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्ट किया था। और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था 1957 में। और ये कुशल नेतृत्व और सादगी से प्रेरित था इनका व्यक्तित्व। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था हमारी भारत की आज़ादी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। और डायरेक्टली क्वेश्चन यूपी के एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस वगैरह में, एसआई में, तो डायरेक्टली पूछेगा फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। और इनके नाम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। तो उन्होंने बहुत एक उत्कृष्ट कार्य किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी आपको डाउट लग रहा है और आपके कुछ सुझाव होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, चाहे राइटिंग सेक्शन से एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, मैं राइटिंग धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करूँगा, पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लिखने टाइम पे, ये थोड़ी स्क्रीन हिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। आई होप दैट आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।